ऐसी पॉलिसी है जो जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिसी। डेमोक्रेटिक मतलब जन जन की भागीदारी इस पॉलिसी में है। करीब 2.5 लाख इसमें सुझाव लिए गए और 2.5 लाख सुझाव भी सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से नहीं, पंचायत लेवल तक इस पर सुझाव लिए गए और उसके बाद ये पॉलिसी बनेगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ से गजट नोटिफिकेशन भी इशू हो गया, प्रेसिडेंट असेंट भी उसको मिल गया और गजट नोटिफिकेशन इशू हो गया 2 दिन पहले, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। 6% ऑफ जीडीपी हायर एजुकेशन में देने की बात की थी 64-66 में कोठारी कमीशन ने, और अभी तक हमारे पास करीब 4.5% ऑफ जीडीपी हायर एजुकेशन को जा रहा है। तो इस पॉलिसी में फिर से ये दोहराया गया है कि हम संकल्प लेते हैं कि 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन को जाएगा। एक तरह से कमिटमेंट दी गई है कि एजुकेशन का बजट बढ़ाया जाएगा, कि पहला तो ये 6% एजुकेशन को मिलेगा और दूसरा ये कि फिर से उस 6% का 25% हायर एजुकेशन को मिलेगा। मतलब जीडीपी का करीब 1.5% हायर एजुकेशन को मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो इस पॉलिसी में स्टूडेंट्स के लिए क्या है? तो जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेवरेबल अगर ये पॉलिसी है, हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग इनोवेटिव स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी। अगर देखें कि कौन सबसे ज्यादा इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा किसको दिया गया है, तो वो है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट को इस पॉलिसी में एज ए किंग ट्रीट गया है कि स्टूडेंट इज अ किंग। कैसे? अभी तक तो स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, पर अब स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट है, कि बच्चा चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि यूनिवर्सिटी क्या दे रही है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि टीचर क्या पढ़ाना चाहते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट खुद क्या पढ़ना चाहता है। और जैसे पहले एक तरह से कह दें कि छोटी छोटी टोकरियां थी, कि एक साइंस की टोकरी, एक कॉमर्स की टोकरी, एक ह्यूमैनिटीज की टोकरी, और उस टोकरी में ही जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से ही बच्चों को चुनना पड़ता था। तो अब ये बहुत बड़ा टोकरा एक जैसे समझ लीजिए कि रखा है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चुन लेता है। जो ये छोटी छोटी टोकरियां थी सब्जेक्ट्स की, वो खत्म कर दी गई हैं कि बच्चे के पास पूरी फ्रीडम है। फिजिक्स के साथ उसका केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये जरूरी नहीं है चुनना। वो फिजिक्स के साथ चाहे तो म्यूजिक चूज करे, चाहे हिंदी चूज करे, चाहे संस्कृत चूज करे, चाहे पेंटिंग चूज करे, चाहे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी चूज करे, तो पूरी फ्रीडम बच्चे के पास है। तो फ्रीडम ऑफ चूजिंग दी सब्जेक्ट। दूसरा, उसके पास फ्रीडम ऑफ चूजिंग दी यूनिवर्सिटी। आप सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी को फ्रीडम तो हमेशा से बच्चे के पास है, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकता है, पर इसमें फ्रीडम ऑफ चूजिंग मल्टीपल यूनिवर्सिटी बच्चे को दी गई है। और कैसे दी गई है? एक नया कॉन्सेप्ट आया है, एबीसी। एबीसी एबीसी ऐसा लगता है हम एबीसी सिखाने जा रहे हैं, पर एबीसी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसे आप नॉर्मल बैंक में जाते हैं, कमर्शियल बैंक में जाते हैं, आपके पास जो पैसा होता है उसको जमा करते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आप क्रेडिट जमा करेंगे। और उन लोगों के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चों को या इनको ये नहीं पता कि क्रेडिट क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा समय है, 45 मिनट का। तो मैं ये भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि क्रेडिट क्या होता है उन लोगों के लिए जिनको इस मोस्टली मुझे लगता है कि सबको पता होगा क्रेडिट क्या होता है, पर फिर भी अगर किसी को नहीं पता है, तो एक क्रेडिट का मतलब है 1 घंटा वीक। मतलब पर वीक अगर उस सब्जेक्ट में या उस विषय में या उस पेपर में 1 घंटे की पढ़ाई होती है पर हफ्ता, हर हफ्ते अगर 1 घंटे की पढ़ाई होती है फॉर 1 फुल सेमेस्टर। पूरा सेमेस्टर जनरली 15 हफ्तों का होता है, तो 15 हफ्तों का मतलब हो गया 15 घंटे, क्योंकि 1 घंटा हर हफ्ते मतलब 15 घंटे। तो एक क्रेडिट का मतलब ये है ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 15 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। 2 क्रेडिट का मतलब है जिसमें 30 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। 3 क्रेडिट का मतलब है जिसमें 45 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। तो इसीलिए इसी हिसाब से हर सब्जेक्ट की कितना विस्तार से उसको पढ़ना है, किसकी उसमें गहनता है, कितना डीप है वो सब्जेक्ट, उसके हिसाब से उसके क्रेडिट तय किए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या इस पर्टिकुलर पेपर को पढ़ने के लिए कितने क्रेडिट की पढ़ाई चाहिए होगी। तो 4 क्रेडिट का पेपर है अगर, तो मतलब 60 घंटे की पढ़ाई चाहिए होगी, 60 घंटे की पढ़ाई चाहिए होगी। तो इस तरह से जब बच्चा अलग अलग पेपर, अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी कि प्रोग्राम और कोर्स में क्या फर्क है।
प्रोग्राम मतलब पूरा प्रोग्राम, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। और कोर्स का क्या मतलब है, जैसे एमए में से 15 पेपर होते हैं, तो 15 पेपर 15 कोर्स हो जाएंगे। तो अब 15 कोर्स जो है, एक एमए प्रोग्राम के जो 15 पेपर हैं या 15 कोर्स हैं, अब बच्चे के पास ये सुविधा है कि वो 15 पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर सकता है। ऐसा आपने कभी ना देखा होगा कि ना सुना होगा। आपने ये सुना होगा कि एमए के लिए पूरी डिग्री के लिए बच्चा एनरोल कर रहा है, पर आप विद इन एमए 15 कोर्सेज के लिए आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं। और उस यूनिवर्सिटी से जो आपको कोर्स किया, जो भी 1 या 2 या 3 जितने भी कोर्स किए, और हर कोर्स का जो भी क्रेडिट है, वो सारे क्रेडिट आपने इकट्ठे किए और अपने बैंक में जमा कर दिए। तो जब बैंक में आप क्रेडिट अलग अलग, कोई जेएनयू से लिया, कोई जामिया से लिया, कोई हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लिया, कुरुक्षेत्र से लिया, कहीं से भी लिया वो क्रेडिट आपने, तो उन क्रेडिट्स को ले लेके आप अपने बैंक में जमा करते चले जाएंगे। और जब आपके पास इतने क्रेडिट हो जाएंगे कि वो एक डिग्री के लायक हो जाए, जैसे अभी जो रेगुलेशन है उसमें यह है कि नॉर्मली बैचलर्स के लिए करीब 120 क्रेडिट चाहिए होते हैं, मास्टर्स के लिए 80 क्रेडिट चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास 80 क्रेडिट उस पर्टिकुलर फील्ड में इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने सबसे ज्यादा कोर्सेज किए हैं वहां जाएंगे और उनको कहेंगे कि मेरे को इन क्रेडिट्स के बदले में एक डिग्री दे दी जाए। उनको डिग्री मिल जाएगी, फिर उतने क्रेडिट उनके बैंक से माइनस हो जाएंगे। जैसे आप बैंक से पैसे निकाल लेते तो पैसे माइनस हो जाते हैं, तो ऐसे जब क्रेडिट निकाल लेंगे तो उसके अकाउंट से उतने क्रेडिट माइनस हो जाएंगे और उन क्रेडिट्स के बदले उसको डिग्री मिल जाएगी। तो आपने ये देखा कि फ्रीडम ऑफ चूजिंग ए यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन बिल्कुल बदल गया है। पहले फ्रीडम ऑफ चूजिंग ए यूनिवर्सिटी था कि आप कैसे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं फॉर डूइंग द फुल डिग्री प्रोग्राम। अब आप एक यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं फॉर डूइंग ओनली वन पेपर और ओनली वन कोर्स। तो मेजर डिफरेंस है कि फ्रीडम ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट, फ्रीडम ऑफ चूजिंग द यूनिवर्सिटी, एंड तीसरी फ्रीडम हमको मिली है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीड। फ्रीडम ऑफ स्पीड का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जितने समय, जैसे 3 या 4 साल उस कोर्स को चाहिए, तो आप उतने ही समय में करें। अगर आप इंटेलिजेंट है, आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप उन क्रेडिट्स को जल्दी पास कर सकते हैं, तो आपको एक फास्ट ट्रैक तरीके से भी पढ़ सकते हैं, कम ड्यूरेशन में भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीड भी बच्चे के पास है। तो क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो पहले से ही था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ यूनिवर्सिटी, फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीड। तो ये सारी फ्रीडम्स एक बच्चे को दी गई हैं, जिससे कि वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ सारा एजुकेशन पाते हुए और एक ऐसा बच्चा बने जो गुड सिटीजन है इन टर्म्स ऑफ हैविंग होलिस्टिक एजुकेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ना खाली एक सब्जेक्ट अपने ही सब्जेक्ट की। जैसे मान लो अगर कोई इंजीनियर है, उसने इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग किया, और उसको एक डैम बनाने को दिया, तो उसको सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी तो चाहिए चाहिए डैम बनाने के लिए, पर उसको उसके साथ साथ ये भी देखना है वहां उस डैम से एनवायरमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है, इसलिए उसका एनवायरमेंट की नॉलेज भी चाहिए। अगर उसको ये भी देखना है कि वहां से अगर ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डैम की वजह से, उसको सोशियोलॉजी की जानकारी भी चाहिए। और इस तरह की जानकारी उस बच्चे को चाहिए जिससे कि वो एक हॉलिस्टिक मैनर में डैम की कंस्ट्रक्शन कर सके। तो इसलिए ये कोशिश की गई है कि हर बच्चे को अपने कोर सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट की भी जानकारी हो, और वो भी उसको अपनी रुचि के अनुसार जानकारी हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस पॉलिसी में स्टूडेंट को एज ए किंग ट्रीट किया गया है, और ये माना गया है कि स्टूडेंट को खाली सब्जेक्ट की टेक्नोलॉजी ना हो, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज और वैल्यू एजुकेशन। एम ये है कि बच्चा जो है एक अच्छा सिटीजन बनना चाहिए। अगर इसके अलावा जो एक बहुत स्पेशली, अभी तक मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, अभी फिर मैं टीचर्स यूनिवर्सिटीज पे आऊंगी, स्ट्रक्चर पे आऊंगी। इसके अलावा बच्चों के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोविजन हुआ है, दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में अभी भी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज बच्चों के पास अवेलेबल हैं। आज की डेट पे अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं पा पाता, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं पा पाता, तो आज उसके पास इस तरह से ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं कि वही आईआईटी का टीचर उस बच्चे के घर में, उस बच्चे के कन्वीनियंट टाइम पे उनको पढ़ाएंगे। कैसे? थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज आईआईटी के प्रोफेसर्स खुद, उन्होंने इतने सारे कोर्सेज बना रखे हैं आईआईटी के, एनपीटेल पे इतने सारे हैं, स्वयं पे कोर्सेज हैं कि वो आईआईटी के प्रोफेसर्स खुद आके बच्चों को तो ये एक
कहे कि करिश्मा है या ये जो इस तरह का अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, ये बच्चों के पास आज तक कभी नहीं थी। और इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि जब आपके क्रेडिट ट्रांसफर होंगे, जैसे अभी हम कह रहे थे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, उस क्रेडिट ट्रांसफर में आप ऑनलाइन कोर्सेज भी क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे कोर्सेज आपने यूनिवर्सिटी में फेस टू फेस लर्निंग से लेने हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज, मूक्स कोर्सेज जो स्वयं पे भी हैं और प्लेटफॉर्म पे भी हैं, और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज है उनका भी क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है। ये अगेन ये पहली बार हुआ है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज भी क्रेडिट ट्रांसफर की तरह मिल सकते हैं। तो अब इस समय ये हो गया है कि बच्चों को अगर पढ़ना है, अगर बच्चा सचमुच में पढ़ना चाहता है, तो उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, एक डिवाइस, मतलब लैपटॉप या मोबाइल, और एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी। जो डिग्री है उनको डीलिंक करना चाहिए फ्रॉम दी जॉब्स, मतलब डिग्री के आधार पे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। नौकरी किसमें मिलेगी? बेस्ड ऑन दी नॉलेज। नॉलेज कैसे? वो भी ऐसी नहीं कि हमने जैसा अभी तक मोस्टली हमारे देश में चल रहा है कि हम उसको रट्टे लगा के एग्जाम में लिख के आते हैं और नंबर मिल जाते हैं। तो इस पॉलिसी में कहा गया है कि ज्यादा ध्यान इस बात पे है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई, बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग कैसी है, बच्चे की क्रिटिकल एनालिसिस कैसी है, कैसे वो चीजों को रैशनलाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है, एनालाइज करता है और एप्लीकेशन उसका करता है। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और इसी हिसाब से असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी होगा। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऐसा नहीं होगा कि आपको साल के या सेमेस्टर के लास्ट में 3 घंटे का पेपर किया और असेसमेंट हो गया बेस्ड ऑन दी रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग को इसमें बिल्कुल नकारा गया है और ये कहा गया है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को समझ समझ आए, कोई भी सब्जेक्ट उसको समझ, अंडरस्टैंडिंग के साथ उसका दिमाग विकसित करना है कि उसमें क्यूरियोसिटी भी रहनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी रहना चाहिए, एनालिसिस की पावर भी रहनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, डिजाइन थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, डिजाइन थिंकिंग होना चाहिए। तो इसके ऊपर काफी जोर दिया गया है। रिसर्च पब्लिकेशंस कम है, हमारे नंबर ऑफ रिसर्चर्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन कम है। इंडिया में नंबर ऑफ रिसर्चर्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन 15 और कई देशों में, इजराइल में 800 900, इतना फर्क है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमारी फंडिंग कम है। तो उन्होंने ये कहा है कि एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि रिसर्च में फंडिंग बढ़ाई जाएगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। इसलिए स्पेशली एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। उस पे 20,000 करोड़ शुरू में आया था कि 20,000 करोड़, आने वाले समय में शायद उसको और भी ज्यादा मिलेगा। 20,000 करोड़ उसको मिलेगा जिससे कि वो सीड फंडिंग भी कर पाए, रिसर्चर्स को आइडेंटिफाई भी कर पाए कि कौन कौन सी रिसर्चेस के लिए पैसा देना है। पर इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो अभी तक फंडिंग होती थी जैसे डीबीटी से, डीएसटी से, यूजीसी से, आईसीआर से, वो फंडिंग बंद नहीं होगी, वो फंडिंग कंटिन्यू करेगी। पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये देखेगा कि इनमें कोई डुप्लीकेशन ना हो, वो थोड़ा इसको कोऑर्डिनेट करेंगे जिससे कि इस फंडिंग का डुप्लीकेशन ना हो। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रिसर्च की कहा गया है कि इसको इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर काफी मेजर्स लेने की बात की गई है। टीचर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले टीचर्स की बात करने में हम टीचर एजुकेशन पे आ जाते हैं कि टीचर्स एजुकेशन पे भी इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि बीएड जो है 1 या 2 साल की तो कंटिन्यू करेगी उन लोगों के लिए जो बाद में सोचते हैं टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए। बीएड 1 साल तो उनके होगी जो 4 साल का बैचलर्स प्रोग्राम करेंगे और 2 साल की उनके लिए होगी जो 3 साल का बैचलर्स प्रोग्राम करेंगे। पर ज्यादा एम्फेसिस रहेगा 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम में, 4 ईयर बीएड प्रोग्राम में, जो कि इंटीग्रेटेड डिग्री होगी बीए और बीएड की। तो उस डिग्री में उन्होंने ये कहा है कि जो स्टैंड अलोन बीएड कॉलेजेस हैं वो सिर्फ 4 ईयर डिग्री कोर्सेज करेंगे। और टीचर एजुकेशन जो इस समय अलग थलग है, जिसका कोई कहते हैं वाली वारिस ही नहीं है, यूनिवर्सिटीज उसको सोचती है कि टीचर एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल एजुकेशन सोचते हैं कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटीज को अपने डिपार्टमेंट्स में बीएड कोर्सेज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बीएड टीचर पढ़ता है, जो टीचर आने वाले समय में टीचर बनता है, उसको खाली बीएड नहीं करना, उसको आसपास के बाकी सब्जेक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, वो वाले सब्जेक्ट्स भी उसको पढ़ने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो बीएड कॉलेजेस हैं वो भी मल्टी फैकल्टी कॉलेजेस बनेंगे, वो खाली बीएड कॉलेजेस नहीं रहेंगे। और यूनिवर्सिटीज के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी बीएड कराना होगा, जिससे कि बीएड एक होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में उभर के आए। क्योंकि हमारी नींव तो स्कूल से ही बढ़ती है। अगर हमारे स्कूल के टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, हमारे बच्चे अच्छे नहीं होंगे, तो जो हमें फीडर क्रिएटर मिलेगा हायर एजुकेशन में ऑब्वियसली वो भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो टीचर है, टीचर एजुकेटर्स है,
दे आर रियली गुड। तो उसके ऊपर काफी एम्फोसिस दिया गया है कि 4 साल की बीएड और उसके बेसिस पे अच्छे टीचर्स तैयार किए जाए। और जो बाकी टीचर्स को ऑटोनॉमी की बात है, बहुत बार ये होता है कि टीचर्स को ऑटोनॉमी नहीं है। इस पॉलिसी में टीचर्स को कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई है। उनको टीचर्स को ये कहा गया है कि उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और पढ़ाने के बाद बच्चों को कैसे असेस करना है, इवैल्यूएट करना है और कैसे डिग्री देनी है, सब कुछ टीचर्स पे डिपेंड करेगा। टीचर्स डिसाइड करेंगे कि उनके अपने लोकल कंडीशंस को देखते हुए, उनके बच्चों के प्रोफाइल को देखते हुए, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को देखते हुए, किस बच्चे को किस साल, किस बच्चे मीन्स किस कोर्स में किस को क्या पढ़ाना है। क्योंकि आने वाले समय में जो कॉलेजेस होंगे वो एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं रहेंगे, वो डिग्री अवॉर्डिंग कॉलेजेस हो जाएंगे। और जब वो डिग्री अवॉर्डिंग कॉलेजेस हो जाएंगे तो उनके पास ये पावर आ जाएगी कि वो अपना सिलेबस खुद डिवाइस कर सकते हैं, अपना टीचिंग पेडागोजी खुद डिवाइस कर सकते हैं, अपना असेसमेंट कैसे करना है। वो 3 घंटे वाले असेसमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप कंटिन्यूअस असेसमेंट कर सकते हैं, चाहे वो क्विजेस के माध्यम से, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, असाइनमेंट्स के माध्यम से। बहुत सारे माध्यम है जिनसे आप कंटिन्यू अभी तो जैसे फॉरेन कंट्रीज में बहुत बारी ऐसा भी होता है कि वो बच्चे का एग्जाम लेते ही नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चे को क्लास में बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्लास में बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, उससे उनको पता चलता है कि वो बच्चा ठीक है कि नहीं, मतलब बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए टीचर्स के पास ये पूरी पावर रहेगी कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से टीचिंग टूल्स यूज करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप लेक्चर मेथड यूज करें, आप किसी भी टीचिंग मेथड से, रादर नए नए टीचिंग मेथड्स को यूज करने के लिए इसमें प्रोत्साहन देने की बात कही है, टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए प्रोत्साहन देने की बात कही है। और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन बच्चों की करना चाहते हैं। अच्छे टीचर्स और बुरे टीचर्स में कोई भेद नहीं होता, उनको भी उसी समय में प्रमोशन मिलती है, अच्छों को भी और बुरों को भी। तो एक कोई इंसेंटिव नहीं मिलता अच्छे टीचर्स के लिए या अच्छी टीचिंग के लिए, या ऐसे बच्चे टीचर्स जो ज्यादा मेहनत करते हैं। तो उसके लिए भी इस पॉलिसी में कहा गया है कि जो अच्छे टीचर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, अवार्ड्स दिए जाए, कुछ ऑनर्स दी जाए, कोई फास्ट प्रमोशन दी जाए। फास्ट ट्रैक प्रमोशन की भी बात की गई है कि किसी भी तरह से उसको प्रमोशन, रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स किसी भी तरीके से अच्छे टीचर्स को इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। और इसके साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, जब उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो जैसे 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, 40-45 हजार कॉलेजेस हैं, तो 1000 वाइस चांसलर्स हो गए, 1000 रजिस्ट्रार्स हो गए, करीब 4-5 हजार डिप्टी रजिस्ट्रार्स हो गए, 20,000 असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स हो गए। इस तरह वहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सब लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, पर इनमें से किसी के पास भी एक भी दिन की ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम में इनको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग का कोई प्रावधान नहीं है। और ये बस कहते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तरह सब लोग ट्रेनिंग लेते हैं और उसके साथ साथ काम करते हैं। तो अब इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि जो अच्छे टीचर्स जिनमें उनको एकेडमिक एक्यूमेन, रादर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन और लीडरशिप क्वालिटीज दिखती हैं, ऐसे टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में एक अच्छे लीडर बन पाए। तो इस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज विकसित की जाएंगी टीचर्स में, जिससे कि वो अच्छे लीडर्स बन पाए, अच्छे रजिस्ट्रार्स बन पाए, अच्छे वाइस चांसलर्स बन पाए, जिससे कि आने वाले समय में हमारा एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये जो जिसको कहते हैं मतलब मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, वो खाली मैनेज ही ना हो, वो इफेक्टिवली मैनेज हो, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम की तरफ ध्यान रहे। नहीं होती, एंड डेट नहीं होती, जिस दिन आप चाहें अपनी मर्जी से उस कोर्स को करना चाहें कर सकते हैं। आप एआईयू की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे या एआईयू का ट्विटर हैंडल या मेरा ट्विटर हैंडल देखेंगे, तो आपको एक ऑनलाइन कोर्स मिलेगा फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग। और ऑनलाइन टीचिंग का आपको तब ये भी पता चलेगा कि खाली कैमरे के सामने बैठ के पढ़ाना ऑनलाइन टीचिंग नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग के और बहुत सारे आयाम हैं, जो आपको कैसे बच्चों को एंगेज करना है, कैसे इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग करना है, वो सब आपको उस कोर्स से मिलेगा, तो आप उसको भी सीख सकते हैं। पर हम पॉलिसी पे वापिस आते हैं कि पॉलिसी में इस पर भी महत्व दिया गया है कि टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब ये कोविड खत्म भी हो जाएगा तब भी ऑनलाइन टीचिंग खत्म नहीं होगी। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इट विल बी ए फ्यूचर इज ऑफ ब्लेंडेड एजुकेशन। ब्लेंडेड एजुकेशन मतलब फेस टू फेस प्लस ऑनलाइन, जैसे बाकी देशों में कराते हैं, जिसको हम फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल बोलते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल का आगे जिनको नहीं पता उनके लिए बताना चाह रही हूँ, काफियों को पता होगा
जैसे हमारे देश में पढ़ाने का तरीका ये है कि हम क्लास में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चा घर पे जाके उस सब्जेक्ट के ऊपर मनन करता है। पर बाहर के देशों में क्या करते हैं कि जो क्लास में पढ़ाना है, वो बच्चे को पहले ही दे दिया जाता है, रिटन नोट्स के तरीके से या वीडियोस के तरीके से या ऑडियोस के तरीके से। बच्चा उसको सुन के आता है, देख के आता है, और क्लास में क्या होता है, सिर्फ डिस्कशंस, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ रैशनलाइजेशन, सिर्फ मनन। तो जब इस तरीके से पढ़ाया जाता है तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन, जिसमें बच्चों को वीडियोस शुरू में दे दी जाए और क्लास में खाली अंडरस्टैंडिंग और डिस्कशन रहे, इस तरीके से अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को भी ज्यादा समझ में आएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी, उनकी थिंकिंग, रीजनिंग कैपेसिटी, लॉजिक एबिलिटी, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ये था टीचर्स के बारे में। अब हम आते हैं इंटरनेशनलाइजेशन पे। इंटरनेशनलाइजेशन में भी इस पॉलिसी में खासा जोर दिया गया है। इस बारी बहुत समय से ये बिल अटका हुआ था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए परमिशन नहीं थी। इस पॉलिसी में पहली बार ये कहा गया है कि जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के थ्रू जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में कैंपस एस्टैब्लिश करने की परमिशन होगी। अब ये बहुत बड़ी बात है कि इससे हमें फायदा क्या होगा। बहुत सारे लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि शायद हमारी यूनिवर्सिटीज को इससे नुकसान होगा, पर बहुत सारी लोगों को इसके फायदे भी शायद नहीं पता है, तो मैं बताना चाह रही हूँ। जब 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अपने कैंपस बनाएंगी, तो उससे ये फायदे होंगे। पहला कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज, देखिए 100 यूनिवर्सिटीज के आने से, और उन 100 यूनिवर्सिटीज में भी लिमिटेड सीट्स होंगी। हमारे यहाँ 1000 यूनिवर्सिटीज और 45,000 कॉलेजेस के सामने वो 100 यूनिवर्सिटीज आपकी सीटें नहीं लेके जाएंगी। बहुत कम सीटें उन 100 यूनिवर्सिटीज में होंगी बनिस्बत जो 3.5 करोड़ बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो उनसे फायदा ये होगा कि एक तो हमारी यूनिवर्सिटीज का कंपटीशन बढ़ेगा, दूसरा हमारे जो इनबाउंड और आउटबाउंड स्टूडेंट्स हैं, जैसे इस समय हमारे यहाँ पे करीब 45,000 बच्चे, आ रहा है इसमें इको, आई थिंक किसी का काफी इको आ रहा है। तो प्रीत जी, जैसे इस आपका समय निवेदन है, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, कृपया उसको बंद रखें। जैसे इस समय क्या है कि हमारे यहाँ से करीब हर साल 45,000 बच्चे इंडिया में आते हैं और करीब 7 से 8 लाख बच्चे बाहर जाते हैं। तो आप डिफरेंस देखिए, 7-8 लाख बच्चे जब बाहर जाते हैं और सिर्फ 45,000 यहाँ पे आते हैं, और जो 45,000 भी आते हैं वो नॉर्मली कहाँ से आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो हमारे को जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है वो बहुत ज्यादा है, और जो फॉरेन एक्सचेंज अंदर आता है वो बहुत कम है। तो जब हमारे बच्चे जिनको फॉरेन डिग्रीज लेनी है, अगर उनको घर बैठे फॉरेन डिग्री मिल जाए, कम पैसे में मिल जाए, घर का पैसा घर में रह जाए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। उनको वैसे भी बाहर जाना ही है, अगर उनको फॉरेन डिग्री लेनी है, तो अगर वो घर में बैठ के करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का बहुत सारी बचत होगी। इसके अलावा जो हम इनबाउंड स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि आसपास से बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं, तो इवन मुझे लगता है कि आसपास के देशों के बच्चे जो यूएसए, यूके, यूरोप यहाँ जाते थे डिग्रीज लेने के लिए, जब उनको वही डिग्री थोड़ी सस्ती हमारे देश में मिलेगी, तो वो शायद यहाँ आ जाएंगे रादर देन अमेरिका जाने के या यूरोप जाने के। और चौथी बात ये, फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करना होता है तो वहां जाना होता है, वहां के टीचर को लाना होता है, तो काफी खर्चा होता है, उनके रहने का भी खर्चा होता है, उनका आने जाने का खर्चा होता है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है वो। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे होंगे तो कोलैबोरेशन में भी मदद मिलेगी। तो अगर हम इसको इस नजर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि कोलैबोरेशन, कंपटीशन, इनबाउंड स्टूडेंट्स में इजाफा और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा स्टेप रहेगा, और इसी के साथ ही साथ इंडियन यूनिवर्सिटीज को बाहर कैंपसेस बनाने की इजाजत दी गई है। उससे भी क्या होगा कि हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम जिस चीजों के लिए इंडिया जाना चाहता है और दुनिया के लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, तो उनको आसानी रहेगी, वहां पे जाके ही हमारी यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस वहां पे लगा सकती हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, जैसे आपको जो मैं 45-46 हजार स्टूडेंट्स बता रही हूँ जो इनबाउंड स्टूडेंट्स हैं, तो ये सारे बच्चे मुश्किल से 30-40 यूनिवर्सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। हमारी 900 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें एक भी फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी इंटरनेशनलाइजेशन करना तो चाहते हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि कैसे इंटरनेशनलाइजेशन करें।
उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, कोई मेंटरशिप नहीं है, कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है। तो इसमें अगेन थोड़ा सा मैं एआईयू का बताना चाहूंगी। एआईयू एक नेटवर्क बनाने जा रहा है, इंडियन नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स, जिसमें सारे इनका नेटवर्क बनेगा, जिससे कि किसी को कोई हेल्प चाहिए इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में, वो सब लोग इसमें हेल्प ले सकते। सब लोग बार बार तो उसमें पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो भी इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहती है, उनको इंटरनेशनल ऑफिसेज खोलने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल ऑफिसेज नहीं है। तो इंटरनेशनल ऑफिसेज कैसे खोलने हैं उसके बारे में भी कहा गया है। अब मैं आती हूँ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोग्राम्स में, कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम्स की कैसे की है। तो सबसे बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग तो यही है कि बैचलर्स डिग्री 3 साल की जगह 4 साल की होगी, जिससे उस बच्चे को बाकी सब्जेक्ट, लिबरल एजुकेशन की जो बात करते हैं, 64 कला संपूर्ण एजुकेशन की जब हम पहले बात करते थे, और जब वो 64 कलाओं की बात करते थे, उन 64 कलाओं में ये नहीं था कि खाली म्यूजिक, डांस, आर्ट या पेंटिंग ऐसा था। 64 कलाओं में साइंस भी थी, ह्यूमैनिटीज भी थी, कॉमर्स भी थी, लैंग्वेजेस भी थी, और इस तरह के डिसिप्लिन भी थे। तो उसी 64 कला को अब लिबरल एजुकेशन का नाम दिया गया है। लिबरल एजुकेशन के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बैचलर्स प्रोग्राम 4 साल का होगा, और फिर बैचलर्स प्रोग्राम में साथ के साथ ये भी मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन है। यही जहां पे मैं कह रही थी कि स्टूडेंट इज द किंग, कि अगर मान लो अभी आपने बीए प्रोग्राम ज्वाइन किया और आपको 1 साल का करके किसी वजह से नहीं कर पाए, या 2 साल करके कुछ नहीं कर पाए, तो आज आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं, नथिंग, यू डोंट गेट एनी सर्टिफिकेट। आपको डिग्री मिलती है 3 साल बाद ही, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलता। अब आपको फर्स्ट ईयर के बाद डिप्लोमा मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद डिग्री मिलेगी, और आप 4 साल की डिग्री करना चाहें तो 4 साल की डिग्री कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि मान लो आपने 1 साल कहीं पे करके डिप्लोमा लिया, तो जरूरी नहीं है वही यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 2 साल कर लिया तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप सीधा थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो बच्चे के पास है, जो हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीड, फ्रीडम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है बच्चे के पास, कि किसी भी वजह से अगर उसको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो वो उसकी पढ़ाई खराब नहीं जाएगी, वो दूसरी जगह जाके या उसी जगह पे वापस आके कुछ समय के बाद दोबारा एडमिशन ले सकता है। तो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की बात की गई है। एमफिल ऑफ कोर्स बंद करने को कहा गया है। एमफिल बंद करने को इसलिए कहा गया है क्योंकि एमफिल आज की डेट में एक तरह से कह दें कि रिडंडेंट डिग्री मानी जा रही है, क्योंकि जो भी लोग एमफिल करते हैं वो बाद में पीएचडी जरूर करते हैं, और इन्होंने ये कहा है कि मास्टर्स के बाद तो पीएचडी का प्रावधान है ही है, पर इसके साथ साथ अगर आप बीटेक के बाद पीएचडी या बैचलर्स के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो अगर आपने 4 साल की बैचलर्स की है विद रिसर्च, तो आप उसके बाद सीधा भी पीएचडी कर सकते हैं। तो एमफिल की जरूरत नहीं है। और एमफिल को जो पहले ये मिला करता था कि एमफिल की वजह से नेट में एग्जाम्पशन थी फॉर अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस, तो वो पहले ही खत्म हो चुकी है। तो एमफिल का एक तरह से रेलेवेंस खत्म हो गया, और एमफिल की डिग्री भारत या गिने चुने 2-4 देशों में थी, ज्यादातर जगह एमफिल की डिग्री नहीं थी। तो इन्होंने राइटली एमफिल की डिग्री को खत्म किया गया है। इंटर्नशिप की बात की गई है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होनी चाहिए, हर कोर्स में इंटर्नशिप होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो उसके बाद छुट्टियों का जो सेमेस्टर ब्रेक आता है उसमें जाके कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करे, जिससे वो एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग कर सके। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है। अब हम आते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज कैसे किया गया। तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज में सबसे बड़ा इशू तो ये है कि एफिलिएशन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। आने वाले समय में एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं रहेंगे, और वो कैसे करेंगे? वो इस तरीके से करेंगे कि धीरे धीरे कॉलेजेस को ऑटोनॉमी, ग्रेडेड ऑटोनॉमी के तहत ऑटोनॉमी दी जाएगी, और अगर एक बार कॉलेज को ऑटोनॉमी मिल गई तो उसको डिग्री अवार्डिंग पावर मिल जाएगी, और डिग्री अवार्डिंग पावर के मिलते ही वो अपने आप अपना करिकुलम डिसाइड करेंगे, फीस डिसाइड करेंगे, अपना टीचिंग पेडागोजी डिसाइड करेंगे, असेसमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन देंगे, और अपनी खुद की डिग्री देंगे। तो इस तरह से जब वो देना शुरू करेंगे तो उनका एफिलिएशन यूनिवर्सिटी से खत्म हो जाएगा। तो आने वाले 15 सालों में उन्होंने कहा है धीरे धीरे सारे कॉलेजेस को डिग्री अवार्डिंग पावर देंगे। और यूनिवर्सिटीज 2 तरह की बनाई है, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी जिसमें रिसर्च को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, और टीचिंग इंसेंटिव यूनिवर्सिटी जिसमें टीचिंग को ज्यादा प्रेफरेंस इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और इसके अलावा होंगे डिग्री अवार्डिंग कॉलेजेस। तो धीरे धीरे एफिलिएशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। सारी यूनिवर्सिटीज को उन्होंने ये कहा है कि आप मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी रहिए। जो सिंगल फैकल्टी यूनिवर्सिटी है, जैसे लॉ यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, कॉमर्स कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, ये नहीं रहेंगे। हर एक को मल्टी फैकल्टी बनना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा
अगर कुछ बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देख कराने के लिए बच्चे को मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना ज़रूरी है, और सभी यूनिवर्सिटी मल्टीडिसिप्लिनरी होना ज़रूरी है। एक जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, उन्होंने कहा है कि जो अच्छी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया जाएगा, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जैसे आईआईटीज़ में होता है, वो वाइस चांसलर मतलब वहाँ पे डायरेक्टर होते हैं तो उनके ऊपर होता है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करेगा। जो अभी जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स करती है, उसकी जगह बोर्ड ऑफ गवर्नर अपॉइंटमेंट करेगा वाइस चांसलर्स की। और जब भी जैसे ट्रांजिशन होता है, एक वाइस चांसलर का टर्म खत्म हुआ, नेक्स्ट आया, तो उसमें ट्रांजिशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ये भी देखेगा कि कई बारी आपने देखा होगा कि ये टेंडेंसी रहती है कि पिछले वाइस चांसलर ने जो भी किया सब बेकार किया, मैं सब कुछ नया तरीके से ठीक तरीके से करूंगा। तो जो भी अच्छी बातें हैं पिछली रजीम की, उस पर कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन की जाए, वो भी काम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का होगा। और ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है हायर एजुकेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें ये कहा गया है कि जो मल्टीपल एजेंसीज हैं जैसे यूजीसी, एआईसीटी, इन सबको मर्ज करके एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जो कि एक होलिस्टिक तरीके से पूरे हायर एजुकेशन को देखेगा। उसके नीचे 4 ब्रांचेज होंगी, क्योंकि सभी देशों में गवर्नेंस मीन्स रेगुलेशन और फंडिंग अलग अलग एजेंसीज करते हैं, पर हमारे देश में जैसे यूजीसी है, मैं खुद यूजीसी में रही हूँ 30 साल, तो यूजीसी में हम लोग फंडिंग भी करते हैं, रेगुलेशन भी करते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि दोनों कामों को अलग अलग करना चाहिए, तो एक हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनेगी जो खाली फंडिंग करेगी, और नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनेगी जो खाली रेगुलेशन करेगी। इसके अलावा एक एनएससी बनेगी, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। उसमें मुझे लगता है कि नैक का, एनबीए का, ये सब उसमें समाहित हो जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर उनको लगेगा कि मल्टीपल एक्रेडिटेशन एजेंसीज चाहिए, तो वो मल्टीपल एक्रेडिटेशन एजेंसीज रिकग्नाइज आइडेंटिफाई करने का और रिकग्नाइज करने का काम भी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल का रहेगा। और तीसरी जो उन्होंने जनरल एजुकेशन काउंसिल, चौथी जो जनरल एजुकेशन काउंसिल बताई है, वो जनरल एजुकेशन काउंसिल ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स और लर्निंग आउटकम्स, मतलब जिसको बोलते हैं नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, कि अगर मैं ग्रेजुएट हूं तो मुझे क्या आना चाहिए, इस तरह की बातें, या क्या लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, ये सारा जनरल एजुकेशन काउंसिल तय करेगी। इस तरह की, और जो बाकी काउंसिल हैं, जो जैसे मेडिकल काउंसिल या डेंटल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, आर्किटेक्चर काउंसिल, इन सबको, क्योंकि ये एक तरह से लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस टू प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं है तो ना आप डॉक्टर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना आप बार काउंसिल के बिना वकील कर सकते हैं, या आर्किटेक्ट काउंसिल के बिना आर्किटेक्चर का काम कर सकते हैं। तो ये सारी जो काउंसिल्स हैं, इनको कहा जाएगा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, कि इन सब्जेक्ट्स में लाइसेंस देने के लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए वो ये वाली काउंसिल्स करेंगी। इनको कहेंगे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, जो कि इस तरह की लाइसेंसिंग में हिस्सेदारी होगी। तो ये बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं, कि हाँ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है 50% कहने की बात हुई है कि 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50% कहेंगे, जो अभी 26.3 है। और इसमें थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, हमने एक पेपर भी निकाला था एलिजिबल एनरोलमेंट रेशो का, और उसमें ये कहा था कि ग्रॉस एनरोल, क्योंकि अभी जो हमारा ट्रांजिशन रेट है, मतलब कितने % ऑफ बच्चे जो 12th पास करते हैं उसमें से कितने हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो वो रेशियो आज की डेट में भी हमारा 65 है। और जो ट्रांजिशन रेट है, मतलब ये पूरी पॉपुलेशन में से जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड रेट, तो 100 में से 42 बच्चों ने 12वीं पास किया था। अगर 100 में से 42 ही 12वीं पास करेंगे तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको 100 में से कम 60-70 बच्चे पास करेंगे ग्रेजुएशन 12वीं, तभी वो जीईआर बढ़ सकता है। तो इसलिए जीईआर बढ़ने के लिए पहली कंडीशन ये होगी कि हमारे स्कूल पास आउट्स बढ़े, स्कूल पास आउट बढ़ेंगे तभी हमारा जीईआर बढ़ेगा। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ऑफकोर्स जब हमने राइट टू एजुकेशन बढ़ा दिया, 18 साल तक राइट टू एजुकेशन दे दिया है, तो स्कूल पास आउट अपने आप ही बढ़ेंगे, और उसके हिसाब से हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव कर पाएंगे। तो इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ।